Goods and Services Tax. Today's topic is GST returns. आज हम GST रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे और हर एक GST रिटर्न के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कब कौन सी रिटर्न किसे फाइल करनी होती है, क्या डिटेल्स उस रिटर्न में सबमिट होती हैं, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ रिटर्न। देखिए, रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न का मीनिंग ये होता है टैक्स पेयर को अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन पीरियड के बेसिस पे, पीरियडिकल बेसिस पे डिपार्टमेंट को सेंड करनी होती हैं एंड वो अपनी ये इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऑनलाइन मोड से, मतलब ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है। एंड ये जो फॉर्मेट होता है, जिस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी उसी टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। एंड जो ये फॉर्मेट है इसी को कहते हैं जीएसटी रिटर्न। इंफॉर्मेशन जैसे बिजनेस में मंथ में कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितनी आईटीसी क्लेम करी, कितना टीडीएस डिडक्ट किया, ये सारी डिटेल्स टैक्स पेयर को जीएसटी डिपार्टमेंट में पीरियड बेसिस पे सबमिट करनी होती हैं। एंड जिस डॉक्यूमेंट में वो इस इंफॉर्मेशन को सबमिट करता है उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जीएसटी रिटर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो जीएसटी रिटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही सबमिट की जा सकती है। मतलब पेपर वर्क नहीं है। जीएसटी में बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को सेंड करनी है वो ऑनलाइन मोड से पोर्टल के थ्रू सबमिट की जाती है। पोर्टल है जो www.gst.gov.in, इस पोर्टल के थ्रू आप लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे। हर एक रजिस्टर्ड डीलर को जीएसटी रिटर्न सबमिट करना मैंडेटरी है। बस स्कीम के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, किसी की मंथली तो किसी की क्वार्टरली, तो किसी की जीएसटीआर 1, 2, 3, किसी की 4, किसी का CMP 08। ये सब रिटर्न अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक रजिस्टर्ड डीलर को जीएसटी रिटर्न सबमिट करना मैंडेटरी है। जीएसटी रिटर्न चाहे तो डीलर खुद भी सबमिट कर सकता है और चाहे तो किसी टैक्स कंसल्टेंट से भी सबमिट करा सकता है। मतलब साइनिंग के लिए भी वो खुद सबमिट कर सकता है रजिस्टर्ड डीलर, या ऑथोराइज पर्सन को भी, मतलब किसी पर्सन को भी वो ऑथोराइज कर सकता है इस काम के लिए कि वो रिटर्न सबमिट करें। ऑनलाइन जो जीएसटी की रिटर्न सबमिट होती है उनको मॉडिफाई नहीं किया जाता। एक बार रिटर्न सबमिट हो गई तो फिर वो मॉडिफाई नहीं होगी। अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में उसको एडजस्ट करेंगे। फॉर्मेट रिटर्न का प्री डिफाइंड है, मतलब प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर जा रही है। एक सा ही फॉर्मेट है, वहाँ पे आप उस फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते। जो डेट्स हैं वो भी प्री डिटरमाइंड हैं। डेट्स जीएसटी पोर्टल पे रहती हैं, कभी एक्सटेंड हो जाती तो कभी एक्सटेंड नहीं होती, बट वो सभी प्री डिटरमाइंड हैं। रिटर्न इज ओनली फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिटर्न जो जाती है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जाती है। अगर आपने कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन किया है तो आपको उस रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करना है। रिटर्न टैक्स पेयर फाइल करेगा और अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। गवर्नमेंट मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जीएसटी की। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ आईटीसी। देखिए, हम जब गुड्स को, हम मतलब जब रजिस्टर्ड डीलर गुड्स परचेज करता है तो वो टैक्स पे करता है, एंड जो टैक्स पे उसने किया होता है परचेज पे उसकी वो आईटीसी क्लेम करता है। मतलब आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से एडजस्ट करता है। लेकिन उसको ये आईटीसी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसने अपनी जीएसटी रिटर्न में इस आईटीसी को क्लेम किया होगा। इसलिए रिटर्न में आईटीसी को क्लेम करने से ही बेनिफिट मिलता है, इसलिए ये आईटीसी के लिए भी बेनिफिशियल है। हाई स्कोर फॉर कंप्लाइंसेस। देखिए, जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं वो जिस तरीके से अपनी वर्किंग करते हैं, जिस तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, उस तरीके से उन्हें स्कोर्स मिलते हैं। मतलब कंप्लाइंसेस, ऑल कंप्लाइंसेस और रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको स्कोर ज़्यादा मिलेगा। आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे या डिफ़ॉल्ट करेंगे या किसी भी रूल को ब्रीच करेंगे तो आपका स्कोर उसी के अकॉर्डिंग डाउन होता चला जाएगा। मतलब ये बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करता है। अच्छी तरीके से, सही तरीके से रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो गुडविल आपकी बिजनेस की ज़्यादा रहेगी, अदरवाइज गुडविल अफेक्ट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सेस। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें प्रॉपर डिटेल देनी होती है। इतने अमाउंट का हमने गुड्स परचेज किया जिस पे हमें इतनी आईटीसी क्लेम करनी है।
आईटीसी में भी बताना होता है सीजीएसटी की है, एसजीएसटी की है, यूटीजीएसटी की है या आईजीएसटी की है। ऐसे ही जब गुड्स को सेल करते हैं तो वहाँ भी टैक्स लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी, जिससे गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है। जिस जगह का पैसा होता है वहाँ गवर्नमेंट उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सेस भी रहते हैं रिटर्न में। प्रिवेंशन ऑफ पेनाल्टी, आप रिटर्न को टाइमली फाइल करते रहिए, ना आप पे पेनाल्टी लगेगी और ना ही इंटरेस्ट लगेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, गवर्नमेंट के पास आपका डेटा अवेलेबल रहता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम कोई न्यू स्कीम लॉन्च करें तो वो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ही उसको डिसाइड करती है। तो रिटर्न फाइल करने से क्या रहेगा, गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा और गवर्नमेंट डिसीजन ले सकेगी फॉर फ्यूचर स्कीम्स। प्रिवेंट टैक्स फ्रॉड्स, टैक्स के फ्रॉड नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि जीएसटी में जो B2B सेल होगी उसमें जो सेलर होगा उसको इनवॉइस अपलोड करना होगा रजिस्टर्ड डीलर को अगर सेल की है तो, एंड उसी इनवॉइस के बेसिस पे जो परचेजर होगा, जो रिसिपिएंट होगा, वो क्या करेगा, उस रिसिपिएंट या परचेजर को क्या मिलेगी, आईटीसी मिलेगी। तो इसीलिए ये क्या है, टैक्स के फ्रॉड को रोकती है। अगर इनवॉइस अपलोड नहीं होगा तो आप गलत आईटीसी क्लेम करेंगे तो आपकी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, जब ऑनलाइन काम है तो ट्रांसपेरेंसी तो होगी। ऑनलाइन वर्क में गवर्नमेंट कभी भी आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है, आप भी कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी बहुत है। रिलेशन बिटवीन टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट और टैक्स पेयर में रिलेशनशिप रहती है। अगर आप टाइमली अपनी रिटर्न फाइल करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बना रहता है। तो ये एडवांटेज थी ऑफ जीएसटी रिटर्न। टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न के टाइप्स डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने डीलर के बेसिस पे, मतलब बिजनेस के बेसिस पे हमने टाइप्स को अलग अलग लिखा है। मतलब जो उनकी कैटेगरी है वो बिजनेस के बेसिस पे लिखा है। फॉर रेगुलर बिजनेस, अगर रेगुलर बिजनेस है तो, कंपोजिशन बिजनेस है, मतलब कंपोजिशन स्कीम जो हम पढ़ चुके हैं वो लिखे तो, और रेगुलर कंपोजिशन के अलावा अगर अदर बिजनेसेस हैं तो। देखिए, अगर रेगुलर बिजनेस हो तो आपको जो रिटर्न फाइल करनी होती हैं GSTR 1, GSTR 2A। देखिए, जो GSTR पहले क्या होता था, GSTR 2 फाइल होती थी, लेकिन अब GSTR 2 को फाइल करना बंद कर दिया और उन्होंने GSTR 2A इसकी जगह ले आए। और ये 2A व्यू ऑनली फाइल होती है, इसको ऑनलाइन अपलोड नहीं करना होता है। अभी हम GSTR 2A को डिस्कस करेंगे डिटेल में। GSTR 3B फाइल करनी होती है, 9 फाइल करनी होती है, 9C फाइल करनी होती है, ये रेगुलर बिजनेस को करनी होती है। कंपोजिशन को CMP 08 एंड GSTR 4 फाइल करना होता है। अदर बिजनेस को GSTR 5, 6, 7, 8, 10, 11। हम इन सारी रिटर्न को एक एक करके अब आगे डिस्कस करेंगे कि रिटर्न कब, किसको, किस डेट पे और कैसे अपलोड करनी होती है। तो हम इंडिविजुअली अब रिटर्न को डिस्कस करेंगे। GSTR 1, जो GSTR 1 रिटर्न है वो आउटवर्ड सप्लाईज के लिए है। मतलब GSTR 1 में सिर्फ आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी है, इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल नहीं देनी है। हु विल फाइल द रिटर्न, बेसिकली जो GSTR 1 है वो रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने वाले डीलर्स के लिए फाइल करनी होती है। व्हाट विल बी फाइल्ड इन दिस रिटर्न, इस रिटर्न में क्या फाइल करना होता है। देखिए, जो ये GSTR 1 है इसमें B2B सेल के इनवॉइस की पूरी डिटेल अपलोड करनी होती है। क्या क्या, इनवॉइस का नंबर, अगर B2B सेल की है, B2C की बात नहीं कर रहे हैं। B2B मतलब रजिस्टर्ड डीलर ने रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचा है तो उसे B2B सेल कहते हैं। इस केस में ये जो B2B सेल हुई है इसमें जितने भी इनवॉइस जो B2B इशू हुए उन इनवॉइस की पूरी डिटेल देनी होती है, जैसे इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, गुड्स कितने टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस की वैल्यू, CGST एप्लीकेबल हुआ, SGST एप्लीकेबल हुआ, कितना टैक्स एप्लीकेबल हुआ, मतलब पूरा का पूरा इनवॉइस की डिटेल अपलोड होती है। ऐसा नहीं इनवॉइस की स्कैन कॉपी अपलोड होती है, स्कैन कॉपी नहीं अपलोड करनी होती, बट उसे हम कहते हैं कि इनवॉइस अपलोड हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इनवॉइस की डिटेल इनवॉइस में से देख के ऑनलाइन अपडेट कर दी। इसके अलावा B2C में सिर्फ हमें ये बताना होता है कि हमने इतने का टोटल B2C गुड्स बेचा, कस्टमर वाइज डिटेल नहीं देनी है यहाँ पे। जबकि हाँ, B2B जब आप इनवॉइस अपलोड करेंगे तो जिस पार्टी को आपने माल बेचा है तो उसका GST भी पहले मेंशन करेंगे कि हमने इस पार्टी को इस बिल के थ्रू इस डेट पे इतने अमाउंट का गुड्स सेल किया, इस पे इतना टैक्स हमने कलेक्ट किया है। जबकि B2C में जब आप सेल करोगे तो अगर आपने 10 लोगों को, मतलब 20 बिल इशू किए हैं या 50 बिल इशू किए हैं, तो 50 बिल का टोटल एक बार में करके और टोटल टैक्स का करके अपलोड करना है।
लेकिन B2B में अगर 50 बिल इशू हुए हैं तो 50 एंट्री आपको अलग अलग बिल वाइज करनी होंगी। तो इस तरीके से ये दिखाते हैं। अगर इंटरेस्टेड सप्लाई हुई है कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो GSTR 1 में हमें वो भी डिस्क्लोज करनी होती है। HSN वाइज समरी भी डिस्क्लोज करनी होती है, हमने किस किस HSN कोड को कितना कितना सेल किया। उसके अलावा हमें जो डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, डॉक्यूमेंट जैसे कितने इनवाइस इशू किए, टोटल कितने डेबिट नोट इशू किए, कितने क्रेडिट नोट इशू किए, एंड कितने पेमेंट वाउचर हैं, कितने रिसिप्ट के वाउचर हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट भी हमें अपलोड करने होते हैं। मतलब इनकी डिटेल तो नहीं पता, हमें ये लिखना होता है कि हमने 10 इनवाइस इशू किए तो किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक किए ये लिखना होता है, टोटल कितने इनवाइस किए। अगर आपने कोई इनवाइस कैंसिल किया होगा तो उस कैंसिल्ड इनवाइस की डिटेल भी GSTR 1 में जाती है। हमें लिखना होता है कि हमने 5 या 4 या 2 इनवाइस कैंसिल भी किए हैं। तो ये डिटेल बेसिकली है जो GSTR 1 में अपलोड होती है। इसमें अगर रिसिपिएंट है, आपने जिसके लिए GSTR 1 में जैसे ही आप इनवाइस, फॉर एग्जांपल राम ने श्याम को गुड सेल किया है, राम ने किसको गुड सेल किया है, श्याम को। तो राम जब अपना GSTR 1 फाइल करेगा तो श्याम का GST नंबर डालेगा और GSTR नंबर डालने के बाद उसमें इनवाइस अपलोड कर देगा। जैसे ही वो इनवाइस अपलोड होगा वैसे ही श्याम को वो इनवाइस अपनी GSTR 2A में, जो व्यू ओनली फाइल मैंने बताया था, व्यू ओनली रिटर्न है, उसमें शो होने लगेगा। अब अगर श्याम को लग रहा है कि इसने गलत इनवाइस अपलोड कर दिया राम ने, तो श्याम उसमें अमेंडमेंट भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। डेट ऑफ फाइल ऑफ रिटर्न जो GSTR 1 है वो मंथली भी जाती है और क्वार्टरली भी जाती है। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तब तो मैंडेटरी है GSTR 1 को मंथली फाइल करना। लेकिन अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो चाहे तो आप मंथली फाइल करें चाहे क्वार्टरली फाइल करें। जो डेट है GSTR 1 की वो है, अगर मंथली GSTR 1 आपकी जा रही है तो जो डेट रहेगी वो रहेगी 11 ऑफ फॉलोइंग मंथ, मतलब अगले महीने की 11 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। फॉर एग्जांपल आपको अगर जून की GSTR 1 फाइल करनी है और आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको अपनी ये रिटर्न 11 जुलाई तक अपलोड करनी है। लेकिन अगर आपकी जो रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल हो रही है, क्योंकि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको नेक्स्ट मंथ की 31 या 30 मतलब लास्ट डेट पे, मंथ की लास्ट डेट पे अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल आपका क्वार्टर है अप्रैल से जून और अप्रैल से जून की रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो लास्ट डेट रहेगी उसकी 31 जुलाई। आपको 31 जुलाई तक वो रिटर्न अपलोड करनी है। कंटेंट क्या क्या होते हैं GSTR 1 के, GSTR 1 में क्या क्या दिखाना होता है, क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो देखिए जो कंटेंट होते हैं वो GST जाता है किसका, सप्लायर का जो लीगल नेम होगा एज पर पैन कार्ड वो जाएगा। जितनी उसने सेल की होगी वो एग्रीगेट टर्नओवर जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू जाएगी आउटवर्ड सप्लाई की। अगर इंटरेस्टेड अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल की होगी तो वो जाएगी। अगर कोई जीरो रेटेड सप्लाई की है तो वो भी GSTR 1 में देनी होती है। एंड इसके अलावा एग्जैम्प्टेड सप्लाई का भी डिस्क्लोजर देना होता है। अगर कोई अमेंडमेंट किया है, क्यों, अगर लास्ट मंथ में क्या हुआ, कोई गलती हो गई, कोई करेक्शन करना था, तो मैंने आपको बताया एक बार रिटर्न सबमिट हो जाती है तो उस रिटर्न में करेक्शन नहीं हो सकता, आप नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया है तो उस अमेंडमेंट की डिटेल्स भी जाएंगी, HSN वाइज समरी भी जाएगी एंड डॉक्यूमेंट जो इशू किए होंगे वो भी डिटेल्स जाएंगी। तो GSTR 1 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है। ITC का पूरा खेल इस GSTR 1 पे डिपेंड करता है। आप जब तक GSTR 1 में रिटर्न अपलोड नहीं करोगे, इनवाइस अपलोड नहीं करोगे, तब तक रिसिपिएंट परचेजर ITC तो ले लेगा लेकिन वो ITC ब्लॉक कर दी जाएगी क्योंकि ऑनलाइन शो नहीं होगी। तो ये रही GSTR 1। GSTR 2A रिटर्न फॉर इनवर्ट सप्लाईज, ये पहले अपलोड करनी होती थी, बताना पड़ता था डीलर को कि हमने इन डीलर से इतने इतने रुपए का गुड्स परचेज किया है। लेकिन क्या हुआ, वो उस समय GSTR 2 हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा जब सेलर अपनी GSTR 1 फाइल करेगा तो ऑटोमेटिक हम ये मान लेंगे कि आपने ये गुड्स खरीदा है। अगर सेलर ने इनवाइस अपलोड नहीं किया
तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ये गुड्स परचेज नहीं किया। जैसे ही सेलर GSTR में अपना आपका इनवॉइस अपलोड करेगा B2B सेल का, वो ऑटोमेटिक आपकी 2A में दिखने लगेगा। तो आप 2A में देख सकते हैं। तो 2A जो होती है वो व्यू ओनली फाइल होती है फॉर इनवर्ड सप्लाईज। तो लिखा है GSTR 2 इज अ परचेज रिलेटेड टैक्स रिटर्न दैट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर ईच बिजनेस बाय द GST पोर्टल। ऑटोमेटिक जनरेट होती है, क्यों? क्योंकि ये GSTR 1 से लिंक होती है। व्हेन अ सेलर फाइल हिज GSTR 1 द इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड इन GSTR 2A। जैसे ही सेलर 1 फाइल करेगा आपकी 2A में ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। इट टेक इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज विच हैव बीन परचेज्ड इन अ गिवन मंथ फ्रॉम द सेलर्स GSTR 1। GSTR 1 से सेलर की अपने आप उठा लेगा कि आपने पर्टिकुलर मंथ में कितने का गुड्स परचेज किया है। तो GSTR 2A अपलोड नहीं करनी होती, फाइल नहीं करनी होती है, ये व्यू ओनली फाइल होती है। GSTR 3B, देखिए जो 3B होती है वो मंथली रिटर्न होती है। मतलब इस रिटर्न को हर मंथ में अपलोड करना है। कोई ऑप्शन नहीं है कि सेल या कुछ भी, मतलब ये नहीं कि सेल ज़्यादा है या कम है, सेल कितनी भी हो, 0 सेल हो आपकी, तब भी आपको ये रिटर्न मंथली अपलोड करनी होती है। हु विल फाइल द रिटर्न? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन विल फाइल दिस रिटर्न ऑफ सप्लाईज एक्सेप्ट, किसको सबमिट नहीं करनी, इनके अलावा सबको करनी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर, TDS टैक्स पेयर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब इनके अलावा सबको सबमिट करनी है। मैं आपको बताऊं बेसिकली ये जो जनरल में रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको 3B फाइल करनी होती है। जो जनरल स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको 3B मंथली फाइल करनी होती है। व्हाट विल बी फाइल्ड इन दिस रिटर्न? 3B में हमें ये बताना होता है हमने पूरे मंथ में कितने रुपए की सेल की। अगर हमने पूरे मंथ में 50 लाख की सेल की है तो हमें बस ये लिखना है 50 लाख की सेल की। आपको ये नहीं बताना है कि किसको सेल की, आपको ये भी नहीं बताना है कि आपने बिजनेस टू बिजनेस की या बिजनेस टू कस्टमर की, मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर्ड की या रजिस्टर टू अनरजिस्टर्ड की। आपको कुछ नहीं बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि हमने पूरे मंथ में 50 लाख की सेल की। इस 50 लाख में से इतना ITC पेबल है, मतलब सॉरी IGST पेबल है, इतनी CGST पेबल है, इतनी SGST पेबल है, इतनी UTGST है। आपको उस 50 लाख पे टैक्स बताना है। उसके अलावा आपने जो ITC क्लेम करनी है, जो आपने परचेज की उस पर्टिकुलर मंथ में, उस पर आपको कितनी टोटल ITC क्लेम करनी है और वो ITC किस किस फॉर्म्स में है, मतलब IGST है, CGST है, SGST है या UTGST है। उसके अलावा आपने कोई ऐसी तो इनवर्ट सप्लाई नहीं की है जो रिवर्स चार्ज को अट्रैक्ट कर रही हो। तो अगर कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाई होगी जो रिवर्स चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी लिख दी, इनपुट टैक्स लायबिलिटी भी लिख दी, अब अगर कोई टैक्स पेबल निकल रहा होगा तो आपको GSTR 3B में ही टैक्स का पेमेंट भी करना होता है। मतलब GSTR 1 जब आप अपलोड करेंगे तो आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। टैक्स का पेमेंट कब करना है? जब आप 3B फाइल करेंगे। सबमिशन ऑफ प्रीवियस रिटर्न, देखिए जब तक आपकी पिछली रिटर्न अपलोड नहीं होगी तब तक आप नेक्स्ट मंथ की GSTR 3B अपलोड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी जुलाई चल रहा है, मानते हैं जुलाई 2020 में है हम लोग, अब जून की रिटर्न अपलोड हो सकती है। क्यों? क्योंकि जून की रिटर्न, हाँ GSTR 3B की जो लास्ट डेट होती है रिटर्न की वो होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने की 20 तारीख। फॉर एग्जांपल जून की रिटर्न 20 जुलाई तक अपलोड हो सकती है। तो अभी हम लोग जुलाई में हैं, अब 20 जुलाई तक जून 2020 की रिटर्न जा सकती है, लेकिन मई की रिटर्न अपलोड नहीं की है। तो अगर आपने मई की रिटर्न अपलोड नहीं की है तो आप जून की भी रिटर्न अपलोड नहीं कर सकते। यानी कि जब तक आप प्रीवियस रिटर्न सबमिट नहीं कर देंगे तब तक आप उससे अगली रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। पेमेंट ऑफ टैक्स मैं बता चुका, आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। इनपुट और आउटपुट टैक्स को एडजस्ट करने के बाद जो भी पेमेंट लायबिलिटी निकलेगी वो आपको 3B पे करनी होती है, 1 पे कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है। नील रिटर्न, नील रिटर्न किसे कहते हैं? जब ना तो कोई सेल है ना ही कोई परचेज है, तो इस रिटर्न को कहते हैं नील रिटर्न। नो सेल नो परचेज, तो इस रिटर्न को क्या कहेंगे? नील रिटर्न। डेट ऑफ फाइलिंग क्या होगी? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख तक आपको रिटर्न अपलोड करनी होती है। GSTR 3B के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? वही GSTIN होता है सप्लायर का, जिसने मतलब फाइल कर रहा है जो अपनी, उसका लीगल नेम होता है, उसकी सेल लिख दी जाती है, आउटवर्ड सप्लाईज लिख दी जाती है। रिवर्स चार्ज में अगर कोई इनवर्ड सप्लाईज है वो भी ITC लिखी जाती है। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। अगर हाँ ऐसा भी हो जाता है कभी कभी रिटर्न लेट फाइल हो रही है तो जो इंटरेस्ट है और जो लेट फीस है वो भी 3B के साथ ही अपलोड होती है। यानी कि मैं यूँ कहूँ जितने भी पेमेंट की बात है, जब पैसा पेमेंट करना है
तो वो सब 3B के टाइम पे होता है, GSTR 1 के टाइम पे कोई भी पेमेंट नहीं होता है। तो ये है GSTR 3B। GSTR 9, देखिए जो 9 है वो है एनुअल रिटर्न। अभी हम ये जो रिटर्न पढ़ रहे हैं GSTR 1, 2A, 3B एंड 9, ये रेगुलर बिजनेस को, एंड 9CB, ये सब रेगुलर बिजनेस यानी कि जो रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उनको फाइल करनी होती है। तो GSTR 9 जो है वो एनुअल रिटर्न है, मतलब साल में एक बार फाइल होती है। इस रिटर्न को कौन फाइल करता है? बेसिकली मैंने आपको बताया जो रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको GSTR 9 फाइल करना होता है। व्हाट विल बी फाइल्ड इन दिस रिटर्न? इस रिटर्न में क्या क्या अपलोड होता है? देखिए इस रिटर्न में पूरे साल की सेल एंड पूरे साल की ITC, पूरे साल में कितने इनवॉइसेस आपने इशू किए, पूरे साल में कितने इनवॉइस आपने कैंसिल किए, एंड जो ITC है मतलब जो परचेज की उसमें भी पूछ लेता है कि आपने कितना कैपिटल गुड्स परचेज किया एंड कितना रेवेन्यू गुड्स, मतलब जिसमें हम डील कर रहे हैं, स्टॉक जिसे हम कहते हैं, वो आपने परचेज किया है। तो आपको ये सारी रिटर्न, ये सारी डिटेल GSTR 9 में अपलोड करनी होती है। GSTR 9 जो है बेसिकली पूरे 12 महीने की GSTR 3B और 1 का समराइजेशन है, लेकिन पूरे साल के जो आपने B2B सेल की है उसके इनवॉइसेस आपको GSTR 9 में अपलोड नहीं करने होते हैं। डेट क्या होती है? GSTR जो 9 है उसकी फाइलिंग की डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अब अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तो उसकी 31 दिसंबर तक आपको ये रिटर्न अपलोड करनी होती है। वो एक अलग बात है कि गवर्नमेंट डेट को एक्सटेंड कर दे। कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? वही कंटेंट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर की जा रही है, GSTIN क्या है, फाइल करने वाले का लीगल नेम क्या है, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्स कितना है इसमें, एडवांसेज आपने कितने लिए हैं, उसके अलावा ITC की डिटेल इसमें सबमिट होती है। तो ये डिटेल आपको भरनी होती है और फिर इस रिटर्न को आपको क्या करना होता है? अपलोड। इसमें अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको HSN वाइज समरी भी देनी होती है कि आपने HSN वाइज किस किस HSN कोड का कितना कितना गुड्स सेल किया है। मतलब ये एनुअल रिटर्न है, पूरे साल का समराइजेशन इस रिटर्न में सबमिट होता है। इसे कहते हैं GSTR 9 एनुअल रिटर्न, और ये रेगुलर बिजनेस को सबमिट करनी होती है। GSTR 9C, GSTR 9C जो है उसे कहते हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलेशन का मतलब है दो चीज़ों के बीच में जब रिकन्साइल करते हैं तो उसे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि GSTR 9C में हम किस किस के बीच में रिकन्सिलेशन करते हैं। देखिए जो GSTR 9C है वो सबको अपलोड नहीं करना है। पहले तो रेगुलर बिजनेस वालों को अपलोड करना है, दूसरा रेगुलर बिजनेस में भी उसे अपलोड करना है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है पूरे साल में। प्रीवियसली ये जो लिमिट थी सेल की टर्नओवर की, ये 2 करोड़ थी, मतलब पहले 2 करोड़ से ज़्यादा वाले को 9C अपलोड करना होता था, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दी गई और ये 5 करोड़ कर दी गई है। होता क्या है कि जो 5 करोड़ से ज़्यादा वाले टैक्स पेयर होते हैं उनको अपने अकाउंट को ऑडिट कराना होता है, एंड जब वो ऑडिट कराते हैं तो उस ऑडिट के बेसिस पे उन्हें रिकन्सिलेशन कराना होता है, और जो रिकन्सिलेशन होता है वो 9C में गवर्नमेंट को अपलोड किया जाता है। एंड जो रिकन्सिलेशन होता है वो किस किस के बीच में होता है? देखिए आपने GSTR 9 अपलोड कर दी तो आपने 9 में क्या क्या लिखा, एंड जो आपके ऑडिटेड स्टेटमेंट है उसमें क्या है, मतलब ऑडिटेड स्टेटमेंट और 9 का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको रिकन्साइल करने के लिए या उसका रिकन्सिलेशन 9C में गवर्नमेंट को अपलोड किया जाता है। यानी कि जो रिकन्सिलेशन होता है वो किस किस के बीच में होता है? जो GSTR 9 अभी एनुअल रिटर्न फाइल की थी उसके बीच में, एंड जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बीच में रिकन्सिलेशन किया जाता है, जो GSTR 9C में गवर्नमेंट को अपलोड किया जाता है। अब हम बात करेंगे CMP 08। देखिए जो CMP 08 और GSTR 4 हैं ये कंपोजिशन डीलर के लिए हैं। अभी हम रेगुलर बिजनेस की बात कर रहे थे, अब हम कंपोजिशन बिजनेस की बात करेंगे। CMP 08 में कंपोजिशन डीलर को क्या करना होता है? अपने पूरे क्वार्टर की, यानी कि ये रिटर्न क्वार्टर ली जाती है पहली बात तो, और टैक्स पेयर को अपने पूरे क्वार्टर की आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी होती है और उस पर सेल्फ असेसमेंट करना होता है टैक्स का, एंड इसी के थ्रू मतलब CMP 08 के थ्रू टैक्स का पेमेंट भी किया जाता है।
देखिए लिखा है फर्निश अ स्टेटमेंट एवरी क्वार्टर और एज द केस मे बी पार्ट देयर ऑफ कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ एसेस टैक्स इन द फॉर्म GST CMP 08 टिल द 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। ये इसकी मतलब ड्यू डेट बता रहे हैं। इसकी जो ड्यू डेट होती है वो क्वार्टर के एंड होने पे नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख होती है। फॉर एग्जांपल अप्रैल से जून का क्वार्टर है तो उसकी जो डेट होगी वो 18 जुलाई होगी। तो CMP 08 कौन फाइल करता है? कंपोजिशन डीलर। GSTR 4, देखिए ये जो GSTR 4 है ये भी कंपोजिशन डीलर के लिए है एंड ये कंपोजिशन डीलर को साल में एक बार बस अपलोड करनी होती है एंड इसमें पूरे साल की डिटेल्स देनी होती है, मतलब पूरे साल की टर्नओवर की डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं। ये किसको सबमिट करनी है? सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन डीलर को। और इसकी ड्यू डेट क्या होती है? 30th मतलब 30 तारीख होती है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के नेक्स्ट मंथ की, या हम यूँ कहें इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 30 अप्रैल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, तो उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा वो होगा अप्रैल, तो 30 अप्रैल इसकी ड्यू डेट होती है। तो GSTR 4 किसको फाइल करना है? कंपोजिशन डीलर को, और एनुअली फाइल करना है एंड इसमें पूरे साल की डिटेल अपलोड होती है और ड्यू डेट जो है वो है 30 अप्रैल। GSTR 5, अब हम अदर की बात करेंगे, मतलब अभी हम बात कर रहे थे रेगुलर बिजनेस की और कंपोजिशन बिजनेस की, अब हम अदर की बात करेंगे इनके अलावा। GSTR 5 जो है वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फाइल करनी होती है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? देखिए जो लोग कभी कभी इंडिया में बिजनेस करने आते हैं उन्हें नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, या वो जिनका इंडिया में परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, परमानेंट ऑफिस नहीं है, तो वो भी क्या है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। GSTR 5 किससे फाइल करनी होती है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फाइल करनी होती है। व्हाट विल बी फाइल्ड इन दिस रिटर्न? इस रिटर्न में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने जितनी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन किए होंगे सेल परचेज उसकी डिटेल्स देनी होती है एंड इसको जो फाइल करने की डेट होती है वो 20th मतलब 20 तारीख होती है नेक्स्ट मंथ की, या फिर अगर उसका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया है तो 7 दिन के अंदर, इन दोनों में जो पहले होगा उस डेट पे तक उसको GSTR 5 फाइल करना होगा। कंटेंट क्या क्या होते हैं GSTR 5 के? GSTIN पड़ा होता है, इसमें लीगल नेम लिखा होता है, जितना गुड्स इंपोर्ट किया होगा वो लिखा होगा, कोई अमेंडमेंट डिटेल्स में होंगी, मतलब पहले कोई रिटर्न फाइल कर दी और उसमें कोई अमेंडमेंट की है तो वो इसमें लिखा होगा, टैक्स का अमाउंट लिखा होगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी, टोटल टैक्स पेबल और पेड कितना है, कितना इंटरेस्ट दिया है, कितनी लेट फीस है, अगर कोई रिफंड बन रहा है तो रिफंड क्लेम किया होगा तो वो भी लिखा होगा। इस तरीके से ये सारी डिटेल GSTR 5 में होती है। बेसिकली ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फाइल करनी होती है। GSTR 6, ये जो GSTR 6 है ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होती है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है ये पहले समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक अहमदाबाद में एंड एक मुंबई में, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट में तो उन दोनों का अलग अलग GST में रजिस्ट्रेशन भी हो रखा होगा। लेकिन एक हेड ऑफिस भी है जो दिल्ली में है। अब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल परचेज करता है अहमदाबाद वाला वो तो चलिए अपने नाम से परचेज कर लेता है अपने GST पे, मुंबई वाले के लिए मुंबई की GST पे, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो हेड ऑफिस से मैनेज होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग का खर्चा, तो दिल्ली ऑफिस से ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहीं से ही पेमेंट होता है, और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो भी दिल्ली को ही बिल रेज करती है। जबकि ये जो एडवर्टाइजिंग है ये आपका मुंबई यूनिट के लिए भी हो रही है एंड अहमदाबाद यूनिट के लिए भी हो रही है, जबकि दिल्ली यूनिट से कोई भी सेल का काम नहीं हो रहा है। अब हुआ क्या, जो ITC हुई किस पे? एडवर्टाइज पे, जो एडवर्टाइजमेंट पे जो ITC थी, मतलब उसने GST का पेमेंट किया हुआ दिल्ली ऑफिस ने, उसकी ITC क्लेम करनी है। अब ITC क्लेम कहाँ की जाए? दिल्ली ऑफिस पे, मुंबई ऑफिस पे या अहमदाबाद ऑफिस पे, मतलब मुंबई यूनिट, अहमदाबाद यूनिट या दिल्ली ऑफिस। तो करना क्या है, अब ये दिल्ली का जो हेड ऑफिस है ये कुछ ITC मुंबई यूनिट में ट्रांसफ़र करेगा, कुछ ITC अहमदाबाद यूनिट में ट्रांसफ़र करेगा। इस ITC को ये ट्रांसफ़र करने के लिए एक रिटर्न फाइल करेगा GSTR 6, एंड ये जो दिल्ली ऑफिस है इसको अपना रजिस्ट्रेशन GST में एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कराना होगा।
तो ये है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो 2 यूनिट्स के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए तीसरा बनता है और काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। हु विल फाइल द रिटर्न? रिटर्न फाइल करेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक फाइल करनी है। कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? जीएसटी लिखा होता है, लीगल नेम लिखा होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव की है, उसमें से कितनी एलिजिबल क्रेडिट है, कितनी इनएलिजिबल है, एंड कितनी आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट लगती है कि किस किस यूनिट को कितनी कितनी दी जा रही है। लेट फीस है तो लेट फीस का क्लेम मतलब पेमेंट होता है, अगर कोई रिफंड है तो रिफंड का क्लेम भी किया जाता है, एंड अगर पिछली रिटर्न में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको भी इस रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो GSTR 6 है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल करनी होती है आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। GSTR 7, देखिए जो GSTR 7 है वो फाइल करता है जिसने टैक्स डिडक्ट किया होता है, यानी जो डिडक्टर होता है उसको GSTR 7 फाइल करना होता है। जो GSTR 7 की डेट रहती है वो रहती है नेक्स्ट मंथ की 10th, यानी कि अगले महीने की 10 तारीख। इसमें जो जितना भी टैक्स डिडक्ट किया होगा उसका पेमेंट किया जाता है। जनरल इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है कि किस किस का टैक्स डिडक्ट किया गया है, उसकी डिटेल भरी जाती है, कितना टैक्स डिडक्ट किया है, कितना उसका इनकम का सोर्स था, वो सब लिखा जाता है। सर्टिफिकेट जनरेट हो जाते हैं बाद में, एंड जो कंटेंट्स होते हैं GSTR 7 के वो वही हैं। GST नंबर होता है, लीगल नेम होता है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कितना TDS काटा है, पिछली रिटर्न में अगर कुछ गलती हुई होती है तो उसका एडजस्टमेंट होता है, अगर कोई इंटरेस्ट और लेट फीस है तो उसकी डिटेल भी इसमें दी जाती है। तो बेसिकली GSTR 7 वो फाइल करता है जिसने टैक्स डिडक्ट किया होता है। GSTR 8, देखिए जो GSTR 8 है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए फाइल करनी होती है। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब इसको कौन फाइल करता है? इसको वो ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करेगा जो टैक्स कलेक्ट करता है रजिस्टर्ड पर्सन से, जिनको अपने ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सर्विसेज देता है। डेट ऑफ फाइलिंग जो होती है वो नेक्स्ट मंथ की 10th होती है। एंड इंफॉर्मेशन जनरेशन का प्रोसेस जो ये है कि जैसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी GSTR 8 फाइल करेगा, वैसे ही जो रिसिपिएंट होगा यानी कि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा उसकी GSTR 2A में ये ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा कि कितना टैक्स कलेक्ट किया गया है। कंटेंट क्या क्या होते हैं GSTR 8 के? वही होते हैं GST, लीगल नेम होगा, डिटेल ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, कौन कौन सी सप्लाईज की गई हैं, अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अर्लियर स्टेटमेंट, अगर पीछे कोई गलती हुई है पिछले महीनों की रिटर्न्स में तो उसको अमेंड कर लिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको इसमें डिटेल आ जाएगी। टैक्स पेबल या टैक्स पे किया होगा अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, उसकी डिटेल आ जाएगी। एंड अगर कोई रिफंड बन रहा होगा तो रिफंड की डिटेल्स आ जाएंगी। मतलब GSTR 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए होता है। जैसे अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म है, तो ये जो मेन प्लेटफॉर्म है मतलब अमेजोन खुद, जो लोग डीलर हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो अमेजोन खुद जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया है वो जो रिटर्न फाइल करेगा वो करेगा GSTR 8। लेकिन जो लोग इसके थ्रू गुड्स बेच रहे हैं उनको नहीं फाइल करनी है GSTR 8, ये अमेजोन को खुद की रिटर्न फाइल करनी है GSTR 8। GSTR 10, देखिए जो GSTR 10 है वो टैक्स पेयर की लास्ट रिटर्न होती है, इसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन में कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है। मतलब ये फाइनल रिटर्न है। फाइनल मतलब जब कोई डीलर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराता है या सरेंडर करता है तो उसको ये GSTR 10 फाइनल रिटर्न सबमिट करनी होती है, एकदम लास्ट। इसमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। एंड इसको जो फाइनल करने की डेट होती है वो होती है GST को कैंसिल करने की डेट से, यानी कि रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन डेट या कैंसिलेशन के ऑर्डर की डेट से 3 महीने के अंदर, इन दोनों में जो बाद में आ रहा होगा उसमें ये रिटर्न अपलोड करनी होती है। कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? वही जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उसका GST, लीगल नेम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, लीगल नेम मतलब पैन कार्ड वाला नाम जो होता है उसे लीगल नेम कहते हैं, ट्रेड नेम का मतलब जो फर्म का नेम होता है, जो बिजनेस का नेम होता है। एंड जब रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर देंगे तो आपका बिजनेस तो बंद हो जाएगा, जहाँ आपकी शॉप थी या शोरूम था, तो एक फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस आपको डालना होता है। किस डेट से आप कैंसिल करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, आपको वो डेट डालनी होती है। एंड कैंसिलेशन की ऑर्डर की डिटेल होती है इसमें। एंड अगर कोई टैक्स पेबल बन रहा है क्योंकि लास्ट रिटर्न जा रही है तो उस टैक्स का पेमेंट करना होगा,
कोई लेट फीस या इंटरेस्ट है तो उसका भी पेमेंट आपको GSTR 10 में करना होगा। मतलब GSTR 10 एकदम लास्ट रिटर्न है, इसीलिए इसका नाम है फाइनल रिटर्न। नेक्स्ट है GSTR 11। GSTR 11 जो है वो UIN होल्डर को फाइल करनी होती है। एंड क्यों फाइल करता है, उसने जो टैक्स का पेमेंट किया हुआ है और अगर उसको वो रिफंड क्लेम करना चाह रहा है तो उसको इस रिफंड को क्लेम करने के लिए एक रिटर्न फाइल करनी होती है जिसे कहते हैं GSTR 11। एंड इसकी जो डेट होती है 28 तारीख तक, यानी कि 28 तारीख तक नेक्स्ट मंथ की 28 तक आपको ये रिटर्न फाइल करनी है। एंड जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं UIN मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ UIN होल्डर, उसका नाम क्या है, डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड। क्यों इनवर्ट सप्लाई, मतलब आपने कुछ परचेज किया होगा, उस पर आपने GST का पेमेंट किया होगा, उसी का तो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो आपको इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल भी देनी होगी। तो UIN होल्डर्स जो होते हैं, जो जिन्होंने टैक्स पे कर दिया उसको रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, वो UIN होल्डर कहलाते हैं और उनके द्वारा GSTR 11 फाइल की जाती है।